तो आज हम बच्चों 22 मार्च 2025 को आयोजित केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित पेपर है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो 18 प्रश्न हैं, पहले प्रश्न में अबा सदा वाले मल्टीपल चॉइस वाले कुल 18 प्रश्न हैं। पहले पर इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिए सबसे पहला प्रश्न है MgSO4 के वियोजन के लिए वांट हाफ स्थिरांक मतलब कारक आय का मान निकालना है। तो ऐसी इसका आंसर एक्चुअल में 2 आएगा बच्चों। कैसा आएगा वो भी आप समझें। वांट हाफ गुणांक आय का सूत्र होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। आपको सूत्र याद रहेगा तो काम आसानी से होगा। सूत्र लगाना नहीं, वैसे आपको डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, लेकिन चूंकि प्रश्न अबा सदा का है फिर भी आपको प्रयास तो करना पड़ेगा कि भाई प्रश्न का आंसर कैसा आएगा। तो इसका आंसर आएगा कि आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कितने कण थे, कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कण बटे वियोजन के पूर्व कण। तो अगर अपन वियोजन के पश्चात देखें, अगर MgSO4 की बात करें तो MgSO4 आयनित होता है तो 2 आयन बनते हैं। एक तो बनता है Mg+2 और एक बनता है SO4-2। तो कुल मिलाकर एक आयन तो Mg+2 है, एक आयन SO4-2 है। तो हमारे पास वियोजन के पश्चात 2 आयन हैं या 2 कण हैं, और वियोजन के पहले MgSO4 पूरा एक ही कण है, मतलब बटे में 1 आएगा। तो इसका आंसर कैसा आएगा, 2/1 मतलब 2 आंसर आएगा। तो पहला आंसर हमारा है 2, पहला ऑप्शन है ब वाला। दूसरा है प्रतिरोधकता का SI मात्रक और प्रतिरोधकता का, जिसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध मतलब कि रोह बोलते हैं, इसका मात्रक होता है बच्चों ओम इंटू मीटर। इसका ऑप्शन स सही है, ऑप्शन स वाला। तीसरा प्रश्न है गलित सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है बच्चों ये, और वहाँ पर अपन पढ़कर के आए थे। एक तो पढ़कर के आए थे गलित सोडियम क्लोराइड का, और एक पढ़ के आया था जलीय NaCl का। ये गलित वाला है, पिघला हुआ है। और यहाँ पर जो है NaCl जब टूटता है तो कैथोड पर तो हमें Na प्राप्त होता है, और एनोड पर हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन आएगा द वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले प्रश्न में कुल 18 प्रश्न अबा सदा वाले हैं। उसका चौथा प्रश्न है, ये आधे नंबर के प्रश्न है बच्चों। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। सिंपल सी बात है बच्चों, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन आएगा इसका स मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि मोल प्रति लीटर, इसके ऊपर 1 - n कर दें अपन, और सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला है कोटि निकालने का। तो चूँकि हमें पहले से दे रखा है कोटि कितनी है 2, तो आप इस 1 माइनस इस n के स्थान पर आप 2 लिख देंगे ना, तो आपका मान आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये इसका मात्रक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का। स ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें बच्चों अपन, तो एक्टिनाइड श्रेणी में आता है हमारा थोरियम TH90। एक्टिनाइड श्रेणी में आता है बच्चों TH90 मतलब थोरियम, परमाणु क्रमांक 90 होता है इसका, थोरियम का। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन है। जब भी रंगहीन की बात आती है बच्चों, और रंगीन की बात आती है, रंगहीन पूछा है, कलरलेस पूछा है। कलरलेस वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। जिसमें उत्तेजित अवस्था में जो दे रखा है ना अपन को, ये अवस्था है +2 इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अगर नहीं होगा तो वह रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। अगर मैं कॉपर +2 की बात करूँ, कॉपर +2 में 3D9 होता है, इसका मतलब वहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं जिंक +2 की बात करूँ, जिंक +2 में अंतिम विन्यास 3D10 आ रहा है, जिंक +2 में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। अगर मैं Mn+2 की बात करूँ तो Mn+2 में अंतिम विन्यास होता है 3D5, वहाँ पर भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं V+2 की बात करूँ तो वहाँ होता है 3D1, वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। ठीक है बच्चों।
3D3 होता है सॉरी ना, तो इसमें भी होता है वैसा एक इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर आएगा जिंक वाला। आपका ऑप्शन है जिंक। जिंक में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए जिंक +2 में डी संक्रमण नहीं होगा, और डी संक्रमण नहीं होगा इसलिए रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5-6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। होमोलेप्टिक संकुल क्या है? होमोलेप्टिक संकुल ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हों, समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हों। ऑप्शन आएगा इसका द वाला। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है CrNH3 का होल थ्राइज, H2O का होल थ्राइज, ब्रैकेट के बाहर Cl3। इस संकुल में क्रोमियम की उप सह संयोजन संख्या पूछी है बच्चों। देखें आप, यहाँ NH3 3 लिगेंड तो एक दंतुक ये हो गए, और 3 जल वाले एक दंतुक ये हो गए। कुल मिलाकर 6 एक दंतुक लिगेंड है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कह लो या उप सह संयोजन संख्या कह लो, कितनी होती है? 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। थायोनील क्लोराइड, और इसका सूत्र होता है SOCl2, याद होगा अपन को SOCl2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बेंजीलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था sp3 होती है बच्चों, क्योंकि बेंजीलिक हैलाइड ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 और CH2 के ऊपर X, तो X जिस कार्बन पे है ना, ये कार्बन तो sp3 वाला है, तो इसका आंसर आएगा sp3, ऑप्शन नंबर स वाला। फिर प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। अधोलिखित में से असम्मित ईथर ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ असमान समूह हो। ऑप्शन आएगा द वाला। ये है एनिसोल है बच्चों, ये एनिसोल C6H5OCH3। बाकी तीनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान समूह है, मतलब सम्मित है, लेकिन द वाले में दोनों तरफ असमान समूह है, एनिसोल है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है CH3CH2OH और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा? जब इसको 413 एल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनेगा। ऑप्शन ब आएगा इसका बच्चों। अगर ये 443 केल्विन होता, 443 होता तो फिर एल्किन बनता, अभी तो ऑप्शन इसका ब आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो, जैसे ही केनिजारो आता है हमारे मन में उठना चाहिए केनिजारो अभिक्रियाएं वे एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन न हो। और ऐसे 2 ही एग्जाम्पल पढ़ के आए थे अपन, एक फार्मेल्डिहाइड होता है और एक बेंजेल्डिहाइड होता है। तो यहाँ अपना ऑप्शन आएगा द वाला, बेंजेल्डिहाइड, जिसमें अल्फ़ा H नहीं है, बाकी सब एग्जाम्पल में अल्फ़ा हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल यहाँ निर्भर करेगा किसके ऊपर? सबके अंदर यहाँ पर फ्लोरीन है, पहले ऑप्शन में फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रकृति इन बाकी से ज़्यादा होती है, इसका -I इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, इस कारण से फ्लोरो एसिटिक अम्ल प्रबलतम अम्ल है इन चारों एग्जाम्पल में से, ऑप्शन अ वाला। क्वेश्चन नंबर 15, हिंसबर्ग अभिकर्मक, बहुत सीधा प्रश्न है बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक का। C6H5SO2Cl, ऑप्शन अ है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, C6H5SO2Cl। क्वेश्चन नंबर 16 है CH3NH का IUPAC नाम, इसके IUPAC नाम की बात करनी है अपन को, तो इसका IUPAC नाम जो है, यहाँ से ये बड़ा समूह है, छोटे समूह को बोलते हैं, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए छोटे समूह को बोलते हैं एन मेथिल। तो ये ऑप्शन आएगा हमारा स वाला, एन मेथिल, और बड़े को बोलते हैं एथेनेमीन। एन मेथिल एथेनेमीन एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डाइसेकेराइड मतलब जिसमें दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हो, उसे बोलते हैं अपन डाइसेकेराइड। तो यहाँ पर डाइसेकेराइड का आंसर है सुक्रोज। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन हमारा डाइसेकेराइड में क्या आएगा? सुक्रोज आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, अनावश्यक एमिनो अम्ल है। अनावश्यक एमिनो अम्ल बच्चों, मैं आपको आवश्यक एमिनो अम्ल 10 होते हैं, अनावश्यक भी 10 होते हैं। मैं एक ट्रिक सिखा के आया था आपको आवश्यक एमिनो अम्ल याद करने की, कि टीवी मिल पाथ। अगर आपको एक ट्रिक याद रह जाती है तो ये सभी आवश्यक एमिनो अम्ल है ना। टी मतलब ट्रिप्टोफैन, वी मतलब वेलिन, एम मतलब मिथ्योनिन, आई मतलब आइसोल्यूसिन, एल मतलब ल्यूसिन, फिर एक और एल मतलब लाइसिन, पी मतलब फेनिल एलानिन, ए मतलब आर्जिनिन, टी मतलब थ्रियोनिन, एच मतलब हिस्टेडिन। तो देखिए मैंने आपको 10 बता दिए, इन 10 में से कौन नहीं आया इस ऑप्शन में, देखें आप। तो इन 10 में से कौन सा नहीं आया बच्चों, वो है हमारा ऑप्शन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्शन है, ग्लाइसिन एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है, ग्लाइसिन एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है, तो ऑप्शन आएगा डी वाला। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न कुछ 18 अवध सदा वाले प्रश्न थे, कुल 9 नंबर के प्रश्न थे हमारे, वो कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं रिक्त स्थान के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ये भी 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है कुल मिलाकर के, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का है, मतलब कुल 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से है। पहला ही प्रश्न है यहाँ पर, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि हिमांक अवनमन स्थिरांक मतलब KF की इकाई क्या है। ये KF की पूछे चाहे वो क्वथनांक उन्नयन KB की पूछे, दोनों की इकाई सेम है बच्चों, याद रखना है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इकाई होती है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल मतलब मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स बोल दो या प्रति मोल बोल दो, ये इकाई है KF की। अगला प्रश्न है, सांद्रता घटने के साथ, सांद्रता घटना मतलब तनुता बढ़ना, इस प्रकार समझे बच्चों अपन, सांद्रता घटना मतलब तनुता बढ़ना, और तनुता बढ़ेगी तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। यहाँ ऑप्शन आएगा बढ़ती है, ऑप्शन आएगा क्या है, बढ़ती है। तो रिक्त स्थान में लिखना है आपको बढ़ती है, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। तीसरा प्रश्न है, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम मतलब NH3 है, उसको प्लेटिनम की सतह पर वियोजित कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में पढ़ा हुआ है ऐसा, ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का शून्य कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, इस प्रकार से याद रखना है आपको। तो शून्य कोटि का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, वसा के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ आंसर आएगा बच्चों निकिल, ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्या, निकिल आएगा। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे, 10th क्लास में टॉपिक था कार्बन वाले पार्ट के अंदर कि असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण से उसको संतृप्त वसा में, या वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से उसको वनस्पति घी में रूपांतरित करते हैं। हम 11th पढ़ के आए थे एल्किन एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण, वो अभिक्रिया, उसमें निकिल PD और PT का प्रयोग करते थे, तो वो अभिक्रिया है बच्चों ये। यहाँ पर अपन को निकिल का प्रयोग करना है इसके अंदर, निकिल आएगा इसके अंदर ऑप्शन। अगला 5वां प्रश्न है, FeCO का होल 5 आयरन पेंटाकार्बोनिल या पेंटाकार्बोनिल आयरन 0 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि एक प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक में धातु की OS का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मेथेनॉल का क्वथनांक, बहुत अंदर से प्रश्न पूछा है बच्चों, लिखवा भी रखा है मैंने आपको, 337 केल्विन, इसका आंसर कितना, 337 केल्विन इसका आंसर है। कुल मिलाकर 6 प्रश्न यहाँ तक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वां, जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, बहुत सीधा प्रश्न है बच्चों, जब फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको अपन पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको केवल उत्पाद का नाम लिखना है, पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट 8वां, H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जल योजन से, अरे एथाइन का जल योजन करते हैं ना अपन, तो एथाइन के जल योजन पर हमें CH3CHO, आप CH3CHO लिख दो तो सही है, आप एसिटाल्डिहाइड लिख दें तो भी सही है, आप एथेनेल लिख दें तब भी सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B एवं डैश 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 जल में विलय विटामिन है। विटामिन B और विटामिन C, दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में विलय होते हैं, B और C वाले। और 10वां प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ में बनता है बच्चों क्या, फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, इसने कहा तो नहीं ऐसा कि बीटा डी फ्रक्टोज, केवल आप फ्रक्टोज लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही है। इस प्रकार से आपका पॉइंट नंबर 2 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर
दूसरे के अंदर 5 प्रश्न थे, कंप्लीट हुए। अब हम वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न पर आते हैं, अति लघुत्रात्मक पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। और इस 30 के अंदर पहला प्रश्न है मोलरता की परिभाषा। ठीक है बच्चों, अब सुने आप, मोलरता की परिभाषा बतानी है अपन को। तो मोललता है बच्चों, मोललता मतलब स्मॉल एम वाला, है ना, कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की ग्राम मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, में 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की ग्राम मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर WA मतलब विलेय का ग्रामों में भार बटे MA विलेय का अणु भार इंटू यहाँ आएगा WB विलायक का द्रव्यमान। और अब यहाँ पर आपने किलोग्राम लिख दिया, अगर आपने यहाँ किलोग्राम लिख दिया तो बस आपका यही सूत्र है मोललता का, स्मॉल m बराबर WA विलेय का ग्रामों में भार बटे MA विलेय का अणु भार इंटू साथ में WB विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। लेकिन अगर आप यहाँ किलोग्राम नहीं लिखते हैं, अगर आप यहाँ ग्राम लिखते हैं, अगर आप WB के साथ ग्राम लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। अब बच्चों दो राउल्ट के नियम पढ़े थे अपन ने, एक बार वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए और एक बार पढ़ा था अपन ने अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। आपको जो उचित लगे वो वाला आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वाष्पशील वाला जो नियम पढ़ के आए थे अपन कि स्थिर ताप पर, वैसे नियम नहीं लिखना आपको, इसके अंदर आपको नियम नहीं लिखना है, आपको तो मात्र यहाँ पर उसका गणितीय रूप लिखना है। फिर मैं नियम बता रहा हूँ आपको कि स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है मतलब आप अगर विलेय के, मान लो विलेय के लिए लिखें तो हम लिखेंगे PA समानुपाती काई ए मतलब होता है विलेय, PA मतलब है विलेय का आंशिक दाब और काई ए मतलब विलेय की मोल भिन्न। हम जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर में एक कॉन्स्टेंट आता है P0A और साथ में आएगा काई ए। तो ये गणितीय रूप हो जाएगा इस प्रकार से, ये विलेय के लिए है। इसी प्रकार से आप विलायक के लिए भी लिख सकते हैं। विलायक के लिए क्या हो जाएगा, विलायक के लिए इस A के स्थान पर B हो जाएगा, A के स्थान पर B, केवल B हो जाएगा। विलायक के लिए A के स्थान पर B लिख देना है और फिर अपन डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का प्रयोग करके विलयन के कुल वाष्प दाब P बराबर लिखते हैं PA प्लस PB। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं P0A काई A प्लस P0B काई B। अब यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 3 स्टेप बताया, पहले विलेय के लिए बताया, फिर विलायक के लिए बताया और अंततः आंशिक दाब के नियम का प्रयोग करके अपन P कुल मतलब विलेय A के लिए और B के लिए जो नियम था उसको मैं जोड़ के लिख दिया यहाँ पर। तो इतना कर सकते हैं आप। केवल आपने विलेय के लिए भी लिख दिया कि PA इज इक्वल टू P0A इंटू काई A, वहाँ तक भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट है जटिल अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। बच्चों जटिल अभिक्रियाएँ वह अभिक्रियाएँ जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे होते हैं, या वह अभिक्रियाएँ जिनकी क्रियाविधि अधिक पदों में संपन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रियाएँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। K3C कई बार आया हुआ प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में, पिछली बार कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है K3CR2O4 का होल थ्राइस। तो इसको पहले आप तोड़ लेंगे। आगे वाला सरल धनायन है और ये समन्वय मंडल जो है ऋणात्मक वाला है। इसका नाम आएगा पोटेशियम, पहले नाम आएगा पोटेशियम का नाम लिखने के बाद आप स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आप लिगेंड का नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर आप Cr के लिए लिखेंगे क्रोमेट, क्योंकि ऋणात्मक समन्वय मंडल है क्रोमेट, और कोष्टक में आएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम की OH का मान 3 आएगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, ये इसका नाम है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग्रिग्नियर अभिकर्मक का कोई एक उदाहरण। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक का उदाहरण पूछे आपसे, बहुत सीधा प्रश्न है। CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
मेथिल के बाद आप स्पेस देंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर नाम लिखना है आपको तो। नाम पूछा तो नहीं है वैसे, पर लिख देना चाहिए, अच्छा रहता है। मेथिल लिखने के बाद स्पेस देंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक एग्जांपल है इसका। आप C2H5 MgBr भी कर सकते हैं, आप बेंजीन के ऊपर भी MgBr लगा सकते हैं, केवल एक एग्जांपल पूछा है केवल आपसे। तो अगला क्वेश्चन है फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक इक्वेशन लिखना है आपको। फिटिंग रिएक्शन, तो आप याद करें फिटिंग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरोबेंजीन की क्रिया अपन Na से करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na भी 2 बार लेंगे, सोडियम क्लोरोबेंजीन भी 2 बार लेंगे। ऐसा करने पर 2 बार NaCl बाहर निकल जाएगा, 2 बार NaCl बाहर निकल जाएगा और दोनों बेंजीन वाले आपस में इस प्रकार जुड़ जाएगी, बाईफेनिल बनेगा, बाईफेनिल बनेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण। एसिटिलन का मतलब होता है एसिटिलीकरण से प्राप्त यौगिक का नाम सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो इस प्रकार से होता है बच्चों, COOH और यहाँ होता है OH, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल, आर्थो सैलिसिलिक अम्ल। और इसका करना है अपन को एसिटिलीकरण, तो CH3COCl। आपसे पूछा नहीं है कि आप अभिक्रिया करो, आपको तो केवल इस अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है, तो एक औषधि बनती है बच्चों, उसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपको ये लिख देना है बस, इसका नाम पूछा है केवल, एस्पिरिन बनता है। ठीक है बच्चों, एस्पिरिन बनता है, इसको अपन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों को जलीय विलयन में, जलीय पूछा है बच्चों, क्षारकीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ता क्रम पूछा है, बुक में घटता क्रम लिखा रखा है, हमने भी जब पढ़ा है तब घटता क्रम लिखा था बच्चों इसका, और मैंने सिखाया तरीका आपको इसका कि घटते क्रम में इसको 2-3-1 बोलते हैं। 2-3-1, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा 2 डिग्री की होती है, उससे कम 3 डिग्री की, सबसे कम 1 डिग्री की। तो इसको बढ़ते क्रम जमाना है ना, तो बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा 2 डिग्री की, फिर उसके बाद 3 डिग्री की उससे कम, और उससे कम 1 डिग्री की, और सबसे कम NH3 वाले की। तो आपको इस प्रकार जमाना है, मतलब सबसे पहले C2H5 का होल ट्वाइस वाला यहाँ आएगा, ये 2 डिग्री के यहाँ पर आएगा, C2 राइट हैंड साइड पर आएगा, C2H5 का होल ट्वाइस यहाँ आएगा, फिर यहाँ सेकंड नंबर पे पीछे से C2H5 का होल थ्राइस आएगा, फिर ये 1 वाले के यहाँ पर C2H5 आएगा एक बार वाला, और फिर ये NH3 आएगा। आप इस प्रकार जमा लें इसको। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 2 डिग्री वाला होगा, मैक्सिमम जो है वो 2 डिग्री वाला होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण। प्रश्न लास्ट ईयर भी आया था बच्चों, ये ऑप्शनल वाले प्रश्न में MCQ में आया था लास्ट ईयर भी ये। रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल आप एक तो लिख देंगे क्रिएटिन, 2 पूछे हैं, क्रिएटिन लिख देंगे, एक मायोसिन लिख देंगे, क्रिएटिन और मायोसिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट DNA की द्विकुंडली संरचना, DNA की द्विकुंडलित संरचना बहुत सीधी संरचना है बच्चों, कई बार पेपर में आई हुई है। आप इस प्रकार का ये बताया मैंने आपको डायग्राम, इस प्रकार का एक डायग्राम बना दें आप, बहुत इजी रहेगा ये, है ना। ये डबल स्ट्रैंड मॉडल है DNA का, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देना है अपन को। ठीक है बच्चों, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ये 10वां प्रश्न था, तीसरे प्रश्न का 10वां प्रश्न था DNA का डबल स्ट्रैंड मॉडल। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर खंड नंबर ब पे आते हैं, और खंड ब में पहला ही प्रश्न है 4.0 ग्राम। ये प्रश्न भी पहले भी कई बार पूछा हुआ है बच्चों। देखें अपन क्या पूछा है अपन से, 4 ग्राम NaOH, मतलब विलेय का ग्रामों में बाहर दे रखा है, मतलब हमको WA दे रखा है। मैं विलेय को A मान रहा हूँ, किताबों में कई जगह पर B भी मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से लिख दें कि विलेय माना कि विलेय बराबर A, विलेय NaOH को हमने A मान लिया, तो WA बराबर कितना, 4 ग्राम। 500 ml विलियन, मतलब V का मान दे रखा है 500 ml, है ना। और पूछा है आगे क्या, विलियन की मोलरता मतलब कैपिटल M, और मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला होता है WA/MA इंटू V। चूँकि ml में दे रखा है, तो ml में दे रखा है, तो फिर ये WA के यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अभी MA क्या है, ये MA है विलेय का अणुभार, तो इस NaOH का अणुभार दे नहीं रखा होता कभी भी, 40 होता है, आपको याद रखना है। तो आप सूत्र मान रखेंगे, तो 4 × 1000 बटे 40 × 500, और अब जब इसे गुणा भाग कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2 कैपिटल M। 0.2 कैपिटल M लिखते हैं, या मोल प्रति लीटर भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाला चित्र। देखो बच्चों, पहली बार इस प्रकार का प्रश्न आया है जहाँ पर परासरण को ना पूछकर रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रश्न पूछ लिया है, प्रतिलोम परासरण पूछ लिया है। और प्रश्न नंबर 6 भी देखो, निकिल कैडमियम सेल का नामांकित चित्र, एक ये पूछ लिया। ये दोनों प्रश्न अब तक के इतने सालों में पहली बार पूछे गए प्रश्न है, 5वां और 6वां। आप इन दोनों प्रश्नों के चित्र मैंने बना रखे हैं नीचे, इस प्रकार देखिए आप। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का चित्र जो है वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से चित्र बनेगा प्रतिलोम परासरण का। इसमें ये बीच में यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर लवणीय जल होगा और इस राइट हैंड साइड पर लवणीय जल होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो शुद्ध जल होगा। इस साइड पर एक पिस्टन लगा होगा, पिस्टन से दाब लगाया जाएगा तो इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर शुद्ध जल बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार का चित्र बनेगा एक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो निकिल कैडमियम सेल है, निकिल कैडमियम सेल को इस प्रकार से आप चित्रित कर सकते हैं। किताब में भी आपके दे रखा है, आपको ये लगे तो आप ये चित्र इस प्रकार से सीधा चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके चौथा भी 5वां और 6वां हो जाता है। इस प्रकार से चित्र बनाने थे आपको, 1.5 नंबर का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा Fe+2 एक्विटिक लिखा हुआ है, साथ में AQ लिखा हुआ है, मतलब जलीय विलयन के लिए, जलीय आयन के लिए प्रचक्रण मात्र सूत्र मतलब होता है बच्चों, इसमें हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं, अनुचुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं, म्यू बराबर √n×n+2। हमें ये मान ज्ञात करना है। इसके लिए प्रचक्रण का मतलब होता है म्यू बराबर n×n+2, हमें ये चीज़ याद करनी है इसके अंदर, रूट के अंदर। अब Fe+2 की बात की है तो Fe+2 में सबसे पहले आपको Fe+2 के अंदर आपको स्मॉल n का मान निकालना है। स्मॉल n मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26 और उदासीन अवस्था में इसका विन्यास होता है 3d6 4s2, लेकिन Fe+2 अवस्था में इसके 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, निकल चुके हैं सारे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस प्रकार से Fe+2 में इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी पीछे 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात Fe+2 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। और जब आप इस सूत्र में मान रखेंगे बच्चों, तो 4 × 4+2 4×6 √24 आएगा और √24 का मान निकालेंगे, लगभग 4.8 बोर मैग्नेटॉन आएगा। मैंने ये भी सिखाया था आपको सूत्र लिख करके आपको कुछ भी करने का सोचता नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख लें। अगर इलेक्ट्रॉन 4 आए हैं तो आपका जो मान है म्यू का वो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.8 आएगा। अगर म्यू का मान 3 आता तो 3.8 बोर मैग्नेटॉन आता। अभी इसमें 4 है इसलिए 4.89 आएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8वां, लेंथेनाइड आकुंचन प्रभाव। लेकिन लेंथेनाइड आकुंचन प्रभाव हम समझते हैं, हम कई बार पढ़ रखा है अपन ने ये भी, कि जब हम F ब्लॉक तत्वों के लेंथेनाइड श्रेणी में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या तो प्रभावी नाभिकीय आवेश उत्पन्न करती है, जबकि जो कि आकार के मान में कमी करती है। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों F ब्लॉक तत्वों में कहाँ बढ़ती है? 2 कोश भीतर। चूँकि हम तो बात ही कर रहे हैं लेंथेनाइड संकुचन, मतलब लेंथेनाइड श्रेणी में 2 कोश भीतर बढ़ेगी, 4F में बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कोश भीतर बढ़ती है तो उसके द्वारा दुर्बल शील्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। या हम यूँ कह लें कि लेंथेनाइड श्रेणी के लिए जो 4F का परिरक्षण प्रभाव है वो दुर्बल होता है। इस कारण से इस श्रेणी में एकमात्र प्रभाव जो लगता है वो केवल Z इफेक्टिव लगता है, जिसके कारण आकार के मान में कमी आती है। इसे ही बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप इसको जमा कर लिख देना इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता क्या होता है बच्चों? जब एक किरेल पदार्थ की बात करते हैं अपन,
कीलेल पदार्थ मतलब ऐसा जैसे कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी ए से पूरी हो गई, एक बी से पूरी हो गई, एक सी से पूरी हो गई, डी से पूरी हो गई, चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से पूरी होनी चाहिए। से हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में वो सेकंड नंबर है, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से पूरी होती है। जब तो एक कीलेल पदार्थ जो होता है वो प्रकाशिक सक्रिय होता है। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है प्रकाश को दाईं तरफ, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ अर्थात दक्षिणावर्त या वामावर्त रूप से मोड़ देता है। इस घटना को बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। ठीक है, कि प्रकाश सक्रिय यौगिक जो होता है, जो कायरल पदार्थ होता है, वो प्रकाश को दाईं तरफ या बाईं तरफ मोड़ देता है। उसके द्वारा प्रकाश को दाईं तरफ या बाईं तरफ मोड़ देने की घटना ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। बात करते हैं कायरलता की। अभी मैंने बताया आपको कायरलता क्या, कि मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में उस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से पूरी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न समूह से पूरी होनी चाहिए। जब वो भिन्न भिन्न समूह से पूरी होगी तो उस यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा। और जब अध्यारोपित नहीं होगा तो उस प्रकार के कार्बन को कीलेल कार्बन कहते हैं, असंमित कार्बन कहते हैं। और उस प्रकार के यौगिक को अपन कीलेल यौगिक कहते हैं और उसका यह गुण कहलाता है कीलेलता या कायरलता। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। जब भी क्रियाविधि पूछता है बच्चों, मैंने कई बार आपसे कहा कि जब भी क्रियाविधि पूछे आप पहले उसकी रिएक्शन लिखें कि वो CH3 का होल थ्राइस Cl ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया अपन जल से करेंगे। ऐसा करने पर हमें तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा और साथ में HCl बनेगा। तो पहले आप उसकी अभिक्रिया लिखें बच्चों, और अभिक्रिया लिखने के बाद इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखें। और इस क्रियाविधि को अपन 2 पदों में पढ़ते हैं। आपको याद होगा SN1, नाम इसका SN1 है, एक अणुक है पर 2 पदों में होती है। पहले पद में जो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, इस तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में से Cl जो है, ये Cl पृथक हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और ले जाने से कार्बोकेटायन बनेगा। तो पहली स्टेप में इस प्रकार से ये यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह कार्बोकेटायन और साथ में बनेगा Cl माइनस। इस प्रकार से पहली स्टेप जो होती है वो RDS होती है, मतलब वेग निर्धारक पद होती है, स्लो होता है। कैसा होता है बच्चों? स्लो होता है। इसमें तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है वो कार्बोकेटायन का निर्माण करता है। ये पहला पद स्लो होता है और वेग निर्धारक पद होता है। क्योंकि इस वेग निर्धारक पद में अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन SN1 अभिक्रिया। अभी इसका दूसरा पद भी बाकी है बच्चों। अब दूसरे पद में क्या होगा? दूसरे पद में ये जो कार्बोकेटायन बना था, इस कार्बोकेटायन में ऐसे लिख दूँ अब तो CH3 का होल थ्राइस C+, इस पर अब जल का आक्रमण होगा। मतलब ये ध्रुवीय विलायक अभिक्रिया में पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय और प्रोटिक विलायक का प्रयोग करते हैं। इसका योग होगा, अर्थात ये O इस पे कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक करके इस कार्बन के साथ इस प्रकार से बंध बना लेगा। इस C पर बीच में बन जाएगा O और O के दोनों तरफ आएगा H। इस प्रकार से चूँकि इस बंध में इलेक्ट्रॉन O नहीं दिया, इसलिए इस O पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और शीघ्र ही चूँकि O पर पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर O की इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इसलिए शीघ्र ही इस पर पुनः एक बार जल का योग होगा। जल का योग होने पर ये जिस O पर प्लस का चार्ज है, ये इस H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और इस H प्लस का योग इस H2 हो जाएगा, जिससे एक तो H3O बाहर निकल जाएगा बच्चों, और यहाँ से इस वाले से हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। तो एल्कोहल बन जाएगी हमें तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इस प्रकार कर दे बच्चों, करा रखी है अपन ने अभिक्रिया, तो यहाँ पर अच्छी तरह से करा नहीं पाते अपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है आइसोप्रोपिल एल्कोहल और द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखना है आपको, मात्र सूत्र लिखने हैं। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र होता है ये लिखा मैंने बोर्ड के ऊपर, 3 कार्बन का है और बीच वाले कार्बन पर OH लगाना है। इसी प्रकार द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल में 4 कार्बन का है और वही बीच वाले कार्बन पर आपको OH लगाना है। बीच वाले कार्बन पे सेकंड नंबर के कार्बन पे आपको OH लगाना है। ये दोनों के फार्मूले हो गए। इतना सा करने मात्र से आपके 1.5 नंबर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है फिनोल की अनुनाद संरचना। बहुत सीधा है मेरे बच्चों, इस साल का सिंपल सी संरचना पूछी फिनोल की। फिनोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार से, और
फिनोल में जो OH है, इस O के ऊपर इस प्रकार से 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये O यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएगा। आप बना लेना बच्चों संरचना इसकी। मैं एक संरचना आपको बना कर रहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से डबल बंध बन जाएगा, O पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार का +M प्रभाव है। +M प्रभाव दर्शाता है OH, जिससे यहाँ पर तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और पाई बंध यहाँ बन जाएगा। बस इसी क्रम में अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। 2 संरचना और बनेगी इसका आगे। आप बना दें इस प्रकार से, एक बार आर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर आर्थो पर। तीनों स्थितियों पर आर्थो पैरा आर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसलिए ही तो फिनोल आर्थो व पैरा निर्देशी होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको समीकरण दे रखी है। जब भी इस प्रकार प्रश्न आए पूरा लिख करके बनाएं। बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया CO और HCl से निर्जल AlCl3। काटरमान को कभी क्रिया है बच्चों, ये काटरमान को कभी क्रिया है। इस अभिक्रिया में बेंजिल्डिहाइड बनेगा, बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर CHO नाम लिख देना है, बेंजिल्डिहाइड, ये है बेंजीन। अगली अभिक्रिया में जो ये एसीटोन है, एसीटोन है, इसकी क्रिया NH2NH और बेंजीन, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। ऐसा करने पर यहाँ से 2H निकलेंगे और यहाँ से O निकलेगा, मतलब जल बाहर निकलेगा। और जल के बाहर निकलने से आपको बचे हुए समूह को बच्चों ऐसे कैसे जोड़ देना है, इस यहाँ से इस H2O को गायब कर देंगे, इस H2O को गायब कर देंगे तो इस C के साथ डबल बंध बन जाएगा इस N का, और इस पीछे वाले समूह को ऐसा का ऐसा ही बना देना है और इसका नाम लिख देना है बच्चों एसीटोन फेनिल हाइड्रोजीन। एसीटोन फेनिल हाइड्रोजीन। केवल ये यहाँ से O निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। बाकी समूह को आपको ऐसे के ऐसे लिख देना है बच्चों, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजीन इसका नाम है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 हम पार्ट C की ओर आ गए, खंड C की ओर आ गए। अपन फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। बिल्कुल सीधा सा नियम है कि विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, मतलब कि W, विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, मतलब कि W, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। आवेश मतलब Q, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ऐसा लिख करके आप इतना W समानुपाती Q कर दें कि विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Z बराबर W बराबर ZQ। यहाँ पर Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कर दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के B वाले में एक न्यूमेरिकल सवाल है बच्चों। देखें, उसने 298 केल्विन ताप दिया है, उस पर 0.01 M, कैपिटल M का मतलब है आपको मोलरता दे रखी है, मोलरता दे रखी है। उस KCl विलयन की चालकता दे रखी है। चालकता मतलब होता है बच्चों K का मान दे रखा है आपको 0.00141 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर इस 0.01 M KCl विलयन की मोलर चालकता, बच्चों मोलर चालकता, तो फिर आपको इसके लिए मोलर चालकता के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और मोलर चालकता का सूत्र होता है लेमड़ा स्मॉल m इज इक्वल टू, मोलर चालकता की परिभाषा में हम सूत्र पढ़ कर के आए थे ऐसा वाला कि K × 1000। अगर आपने गौर से किया है तो ये सूत्र था ऐसा, K × 1000/C। बस ये सूत्र अगर आपने लगा दिया, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। लेमड़ा m इज इक्वल टू K × 1000/C। यह K क्या है, यहाँ K क्या है, विशेष चालकता। K क्या है, विशेष चालकता। C क्या है, C ये यहाँ पर दे रखा है, ये मोलरता का मान दे रखा है। बस हम मान रख देंगे, तो मान इसका रखेंगे अपन ऐसे। K का मान है बच्चों, K का मान है 0.00141 × 1000 और C का मान है 0.01। आप ये मान रख देना बच्चों। मान रखने पर लगभग आपका आंसर आएगा 141। आपका आंसर आएगा 141। साथ में आपको इसका मात्रक लिखना है, लेमड़ा m का आपको मात्रक भी लिखना है, अन्यथा फिर नंबर कट जाता है। तो इस लेमड़ा m का मात्रक होता है बच्चों, लेमड़ा m का मात्रक याद करो बच्चों, आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा था यहाँ पर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो 141 के बाद आपको ये मात्रक भी लिखना है।
ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं अपन। इसका अथवा वाला लगभग ऐसा ही है। ऊपर उसने फैराडे का प्रथम नियम पूछा, नीचे उसने फैराडे का द्वितीय नियम पूछा, और जैसा सवाल इसने यहाँ बी में दिया ना, ऊपर वाले में सवाल दिया, जस्ट वैसा ही सवाल उसने नीचे भी दिया उसने। तो दोनों सीधे सवाल थे। आप जो भी आप करना चाहो देखें। आप इधर का बताऊँ आपको, फैराडे का वैध अपघटन का द्वितीय नियम क्या था कि यदि हम अलग अलग विद्युत अपघट्टियों में, यदि हम मान लो एक अपघट्टी यहाँ ले लें, एक अपघट्टी यहाँ ले लें, एक अपघट्टी यहाँ ले लें, अलग अलग विद्युत अपघट्टियों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करें, अलग अलग विद्युत अपघट्टियों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ये होता है उसका फैराडे का द्वितीय नियम। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, ये गणितीय रूप है उसका। W समानुपाती E, W मतलब निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, E मतलब तुल्यांकी भार के लो या रासायनिक तुल्यांक के लो, रासायनिक तुल्यांक के लो या तुल्यांकी भार के लो। यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टियों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है। इस प्रकार से आप द्वितीय नियम लिख सकते हैं। और सवाल नंबर ब की बात करें, जस्ट अभी ऊपर करके आए थे वही, यहाँ पर भी सवाल के अंदर मोलर चालकता पूछी है। सेम फार्मूला लगेगा, लेमड़ा m बराबर K × 1000 बटे सांद्रता, है ना। तो यहाँ पर ये 0.05 सांद्रता है और ये K का मान है, ये K का मान है और ये C का मान है, ये C का मान है, और ये वाला जो है K का मान। आपसे मान रख देना बच्चों, ये मान रखकर गुणाभाग करना, आपका आंसर आएगा 230 और फिर से मात्रक लगाना है बच्चों, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सीधा। चलें बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर FE, देखो बच्चों अब यह F का होल 6 F - 3 इसकी ज्यामिति बतानी है, चुंबक की प्रकृति को बताना है, समझे। FE आयरन के साथ में F है, F एक दुर्बल लिगेंड है। सबसे पहली बात, F एक दुर्बल लिगेंड है, पहला काम कर लेना है। F- एक दुर्बल लिगेंड है, और यस FE की OS का मान +3 आएगा। आपको OS भी निकाल कर देख लेनी है। जब आप ऐसा कर लोगे फिर आप इसका संकलन कर देना कि Fe+3 का मतलब क्या होता है। Fe+3 का मतलब होता है इसके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये F क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। इस दुर्बल लिगेंड के कारण इस 3D5 में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इस 3D5 में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, अर्थात ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो फिर संकरण में 4p और 4d कक्षक भाग लेंगे, अर्थात 4s का 1 भाग लेगा, 4p के 3 भाग लेंगे और 4d के 2 कक्षक भाग लेंगे। इस प्रकार आप संकरण करेंगे तो sp3d2 संकरण भाग क्या होगा बच्चों इसका, sp3d2 संकरण होगा। और उस sp3d2 संकरण के कारण उस sp3d2 संकरण के कारण इस यौगिक की जो आकृति है वो इस प्रकार से अष्टफल की होगी। एक F ऊपर आएगा, एक F यहाँ आएगा, एक F यहाँ आएगा, एक F यहाँ आएगा, एक F यहाँ आएगा। इस प्रकार आप अष्टफलक बना लेंगे। और ऊपर यहाँ पर ऊपर आपको -3 लगाना है बच्चों, आपको इस प्रकार से -3 लगाना है। इस प्रकार से आकृति बनेगी, संकरण हो जाएगा इसका sp3d2 मतलब कि बाह्य कक्षक संकुल, और इसकी आकृति अष्टफल की हो जाएगी। साथ में आपको इसकी प्रकृति बतानी, चुंबक की प्रकृति। तो अभी बताया मैंने आपको, इसके 3D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसके 3D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात इसके लिए n का मान 5 है। तो ये इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। और आपको इसके लिए म्यू का मान भी निकाल लेना है। म्यू का मान अभी कुछ देर पहले पराचक्रण सूत्र में आया था, सूत्र था n × n+2 वाला। आप इस सूत्र में n के स्थान पर 5 रख लेना, और मैंने कहा था आप 5 है मतलब इसका आंसर 5.8 के आसपास आएगा। तो बिना गुणा भाग करें आप तो लिख देना, इसमें आएगा n 5 तो 35 रूट 35 आएगा, और 5.8 बोर मैग्नेटोन। तो इतनी बातें इसके बारे में लिख देनी, जमा करके संकलन करके करना है बच्चों आपको, है ना। चलो इसी प्रकार नीचे अथवा में इसका प्रश्न दे रखा है अपन को, NiCN का होल 4। अब ये CN यहाँ एक प्रबल लिगेंड है और समन्वय संख्या इसकी 4 है। जब समन्वय संख्या 4 हो, ऊपर समन्वय संख्या 6 थी, तो समन्वय संख्या 6 होती है। ऊपर वाले सवाल में समन्वय संख्या 6 थी, तो वहाँ पर दुर्बल लिगेंड था, इसलिए sp3d2 था। और यहाँ पर समन्वय संख्या 4 है,
तो संकरण यहाँ पर या तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, पर यहाँ पर चूँकि लिगेंड प्रबल है ना, इसलिए संकरण क्या होगा बच्चों, dsp2 होगा। हम जब इस निकिल की OS का मान ज्ञात करेंगे तो निकिल की OS का मान +2 आएगा, और +2 में हम बात करें तो निकिल +2 में निकिल 3D में 8 होते हैं, 3D में 8 होते हैं और 4s में 0 होते हैं। और 3D में 8 कैसे होंगे बच्चों, 1 2 3 4 और 5, तो फिर ये 6 7 और ये 8, इस प्रकार 3D में 8 होते हैं। पर चूँकि ये CN4 प्रबल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। युग्मन होने से हमारे पास एक डी कक्षक खाली बचेगा बच्चों। संकृत अवस्था में हमारे पास या इस प्रकार से एक कक्षक डी का खाली बचेगा। फिर संकरण में एक कक्षक 4s का काम आएगा और 2 कक्षक 4p के काम आएंगे, एक s का काम आएगा और 2 p के काम आएंगे। अर्थात यहाँ पर संकरण होगा dsp2 संकरण काम आएगा। आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा और इस प्रकार के संकुल की ज्यामिति होती है वो वर्ग समतली होती है, मतलब वर्ग के केंद्र में केंद्रीय परमाणु होता है और 4 कोनों पर 4 लिगेंड होते हैं CN- वाले। आप या तो यहाँ माइनस लगा दें, अन्यथा आप क्या करें, पूरा कोष्टक बंद करके आप यहाँ ऊपर -2 लगा दें। ये इसकी आकृति हो जाएगी। चूँकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, 3D8 हो गया था ना प्रबल लिगेंड के कारण, इस कारण से यह प्रतिचुंबकीय होता है, इसकी ज्यामिति वर्ग समतली होती है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित करना है। बहुत सिंपल पेपर है बच्चों, इस बार का रिएक्शन तो सीधी आई है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मतलब कि बेंजीन के ऊपर N2Cl, सीधी सी बात है, बेंजीन के ऊपर N2Cl से फिनोल बनाना है। इसका मतलब इसकी क्रिया आपको भाप से कर देनी है बच्चों। फिनोल बनाने की विधि थी ये, इसकी क्रिया आपको भाप से कर देनी है, जलवाष्प से कर देनी है। ऐसा करने पर इस बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। इस H के साथ ये Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, साथ में N2 बाहर निकल जाएगा। ये एक पद में बिगड़, इसका नाम लिख देंगे फिनोल, इसका नाम लिख देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भाप से क्रिया कर देनी है अपन को। सेकंड है एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बच्चों आपको द्रव ब्रोमीन जल से क्रिया कर देंगे, सीधी सी बात है। आपको एनिलीन की क्रिया, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी क्रिया आपको ब्रोमीन जल से कर देनी है। और ब्रोमीन जल से क्रिया कर देने पर इस एनिलीन की दूसरी, चौथी और छठी स्थिति पे, ये दूसरी पर भी Br आ जाएगा, चौथी पर भी Br आ जाएगा और छठी पर भी Br आ जाएगा। ये क्रिया आपको कर देनी है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है एथेनेमाइड से मेथेनेमिन बनाना है। बच्चों इस अभिक्रिया में हाफमान वाली अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया है। आपको एथेनेमाइड लेना है, CH3CONH2 लेना है। इसकी क्रिया आपको Br2 से करनी है और इसके बाद आपको इसकी क्रिया आप चाहो तो KOH से कर सकते हो, आप चाहो तो NaOH से कर सकते हो। ये आप जलीय भी ले सकते हो, आप एल्कोहलिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप KOH से भी क्रिया कर सकते हो, आप NaOH से भी क्रिया कर सकते हो। इसको 4 बार ले लेंगे, इस प्रकार से क्रिया करेंगे। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है तो ऐसा करने पर हमें CH3NH2 बन जाएगा। मतलब ये 2 कार्बन का एमाइड था, 2 कार्बन का एथेनेमाइड था, एथेनेमाइड 2 कार्बन का था तो 1 कार्बन का मेथेनेमिन बन जाएगा। साथ में Na2CO3 बन जाएगा, साथ में 2 बार NaBr बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा 2 बार। इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। एथेनेमाइड से बन जाएगा मेथेनेमिन। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, 2 कार्बन का एमाइड 1 कार्बन के एमीन में रूपांतरित हो जाएगा। इसके अथवा वाला भी सीधा था, केवल आपको इक्वेशन लिखनी थी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से वापस देखो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आया तो बेंजीन लिख करके ऊपर N2Cl कर लेंगे, बेंजीन लिख करके N2Cl कर लेंगे इसकी क्रिया। इससे आपको साइनोबेंजीन आना है, साइनोबेंजीन के लिए आपको इसकी क्रिया KCl से करनी पड़ेगी और तीर के चिन्ह के ऊपर आपको CuCl देना पड़ेगा बच्चों। सेंड मेयर अभिक्रिया है, याद रखना, सेंड मेयर अभिक्रिया है। यहाँ पर CuCl की उपस्थिति लेनी पड़ेगी। ऐसा करने पर बेंजीन के ऊपर से N2 भी निकल जाएगा और Cl भी निकल जाएगा। ये N2 और Cl
दोनों निकल जाएंगे और CN आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, साथ में आपके KCl बनेगा, साथ में आपके N2 बनेगा। ये अभिक्रिया आप एनिलीन से क्या बना सकते हैं, सॉरी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं, साइनोबेंजीन सैंड मायर अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगली अभिक्रिया देखो, ये भी सीधी अभिक्रिया है। एनिलीन से बनाना है क्या आपको, बेंजीन डाई, मतलब ये डाई एजोटीकरण है। अरे डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है। हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे और एनिलीन की क्रिया हम NaNO2 से करेंगे, सोडियम नाइट्राइड से करेंगे। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बनाने की एकमात्र अभिक्रिया थी ये। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बनाने की एकमात्र अभिक्रिया पड़का है, वही अभिक्रिया है डाई एजोटीकरण। एनिलीन की क्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से और HCl से करेंगे। ऐसा करने पर हमें बेंजीन के ऊपर N2Cl प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर N2Cl अभिक्रिया 273 से 278 केल्विन ताप पे करेंगे, भी याद रखें आप। 273 से 278 केल्विन ताप पे करेंगे, साथ में NaCl बनेगा, साथ में जल बनेगा 2 बार। ठीक है बच्चों, ये अभिक्रिया हमारी एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त करने की है, मतलब कि डाई एजोटीकरण है। अगली अभिक्रिया है नाइट्रोमेथेन से मेथेनेमीन। कुछ नहीं करना है आपको, नाइट्रोमेथेन का अपचयन कर देना है। नाइट्रोमेथेन का अपचयन कर देना है, CH3NO2 का आपको अपचयन कर देना है 6H के द्वारा। आप तीर के चिन्ह के ऊपर SN और HCl ले सकते हैं। आप चाहें तो Fe और HCl भी ले सकते हैं। आप जो ले लें, कोई भी लेना आप, या तो SN ले लें या FeHCl ले लें। ऐसा करने पर ये जो NO2 के अंदर जो 2 O है, ये जल H भी जो है ना 6 यहाँ पर, उसमें 4 H के साथ निकल जाएगा, मतलब 2 H2O बाहर निकल जाएंगे और CH3NH2 बन जाएगा। 2 H2O निकल जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। इस प्रकार से नाइट्रोमेथेन के अपचयन के द्वारा हम मेथेनेमीन या मेथिलेमीन बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, पार्ट नंबर डी की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 17, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। आणविकता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक के अणुओं की संख्या। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे मैंने कहा Zn + H2SO4, तीर का चिन्ह ZnSO4 H2, इस अभिक्रिया में Zn + H2SO4 अभिकारक के दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता 2 हो जाएगी। चले नेक्स्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक याद करना है बच्चों। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो आप शुरू से कर दें, या सिंपल तरीका बता दूँ आपको, मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूँ कि हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग गुणांक का व्यंजक होता है K0 = x/t, वेग गुणांक का व्यंजक है। अब अर्ध आयुकाल में क्या होता है, ये x का मान a/2 हो जाता है और t के स्थान पर अपन को t½ का प्रयोग करना है। जब ये दोनों का प्रयोग करेंगे, अपन इन दोनों का प्रयोग करेंगे, x के स्थान पर a/2, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई a/2, प्रारंभिक सांद्रता होती है a, उसकी आधी रह गई a/2, और t के स्थान पर t½ का प्रयोग करेंगे। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे बच्चों, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि K0 = a/2 और t½ इस t½ को इधर ले आएंगे, K0 को इधर ले आएंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा बच्चों t½ a/2K0। इस प्रकार से सूत्र बनता है बच्चों अर्ध आयुकाल का शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और अगर अपन इस कांस्टेंट 2 को और K0 को हटा दें, यहाँ से कांस्टेंट हटा दें, तो t½ समानुपाती हो जाता है a के, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर 7 नंबर का प्रश्न है, इसका दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। बच्चों कई बार मैंने आपको सवाल कराया है वाला, अच्छा सवाल है बिल्कुल। इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या करेंगे, एक तरफ तो हम लिख देंगे T99.9 और एक तरफ लिख देंगे अर्ध आयु मतलब T50। ठीक है, अब हम कहेंगे प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है, 100। प्रारंभिक कितनी होती है, 100। ठीक है, ए का मतलब 100 हो गया। अब कितना अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो a - x कितनी पूरी हो गई, मतलब अब 100 में से यहाँ 99.9 घटा देंगे, 100 में से 99.1 घटा देंगे, कितना आएगा, 0.1। मतलब इतनी अभिक्रिया बच रही है बस केवल।
है ना। तो a माइनस एक्स का मान कितना आया, 0.1 आया। और यहाँ अभिक्रिया कितनी पूरी हो गई, 50%, मतलब अर्ध आयु आधी पूरी हो गई, 50% पूरी हो गई। तो a माइनस एक्स का मान कितना आएगा यहाँ पर, 50 आएगा। 100 माइनस 50 आएगा। इस प्रकार से आप इतना कर लें, और इतना करने के बाद आप इस प्रकार से, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इतना करने के बाद आप क्या करें, सिंपल फंडा है इसका कि आप T99.9 बटे T50 करें, बराबर में T99 वाले के लिए 2.303 बटे में K log और A माइनस एक्स, ये फार्मूला था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ये A का मान और ये X का मान, बटे में इसी प्रकार T50 मतलब अर्धायु काल के लिए भी सेम 2.303 बटे K log बेस 10 और A माइनस एक्स, A का मान कितना है 100 बटे A माइनस एक्स का मान कितना है 50 है बच्चों। आप जब सॉल्व करेंगे इसे, देखो आप इस 2.303 की से 2.303 के कट जाएगा, आप दोनों को तुलना कर लें इस प्रकार, T99.9 में T50 वाले का भाग दे दें तो 2.303 के से 2.303 के कट जाएगा, और ये इधर ऊपर log 100 बटे 0.1 है, तो 0.1 से पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर 1000 हो जाएगा, ऊपर log 1000 हो जाएगा, और log 1000 का मान होता है log 1000 का मान होता है बच्चों 3, तो ऊपर आएगा कितना, ऊपर आएगा 3। और यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है log 100 बटे 50, तो आप 100 से 50 काटें कितना आएगा, 2 आएगा, तो नीचे कितना आएगा log 2 आएगा, और log 2 का मान होता है 0.3010, और जब आप इस 3 में इस नीचे वाले का भाग देंगे तो लगभग मान आएगा 10, लगभग मान कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। अर्थात ये गुणा भाग करने पर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आंसर आया T99.9, T50 का मान कितना आया, लगभग 10 आया। आप क्या करेंगे, इस वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, जब इसको इधर भेज देंगे तो आपका जो हमको सिद्ध करना था कि जो आपकी 99.9% अभिक्रिया होने में अर्ध आयुकाल का 10 गुना समय लगता है, तो ये T50 इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखें नीचे आए, सेम ये ऊपर जो प्रश्न थे लगभग ऐसे ही प्रश्न नीचे भी दे रखे इसने। इसके अथवा में प्रश्न नंबर ए है, संघट्ट की आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। संघट्ट की आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अब अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को, सुने बच्चों दोबारा से, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट की आवृत्ति Z कहते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को Z कहते हैं, संघट्ट की आवृत्ति कहते हैं। फिर अगले वाले प्रश्न में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का व्यंजक, जैसे अभी कुछ देर पहले अपन ने अर्धायु का व्यंजक किसके लिए ज्ञात किया था, शून्य कोटि के लिए ज्ञात किया था, वैसे यहाँ पर आपको प्रथम कोटि के लिए ज्ञात करना है। अर्धायु का मतलब अभिक्रिया का वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है, आधे अभिकारक उत्पाद बन जाते हैं और आधे अभिकारक नहीं रहते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको वेग गुणांक का व्यंजक पता हो कि K बराबर क्या होता है। मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, अभी ऊपर सवाल में आया था 2.303 है ना बटे T log बेस 10 और A माइनस एक्स। बच्चों ये फार्मूला होता है वेग गुणांक का प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, आप शायद K1 कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बच्चों इस x के स्थान पर आपको A/2 का प्रयोग करना है। A/2 अर्थात जो आपका पदार्थ टूटा है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा टूट चुका है। x मतलब क्या, उत्पाद की मात्रा, उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई, वो आधी हो गई। तो x कितना हो गया, A/2 हो गया, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो गया। तो ये इस x के स्थान पर आपको A/2 का प्रयोग कर लेना है। जब आप इस x के स्थान पर आप A/2 का प्रयोग कर लेंगे बच्चों, जब इस x के स्थान पर आप A/2 का प्रयोग कर लेंगे बच्चों, तो देखो आप यहाँ पर, और अब इस t के स्थान पर आपको T½ का प्रयोग कर लेना है। इस T½ को आपको इधर ले जाना है, इस K1 को आपको इधर ले आना है। ये सारा काम करने के बाद जब इस एक A में से आधा A जाएगा तो आधा A बचेगा। तो ये हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, देखें
मैं आपको लिख के रहता हूँ कि जब पूरा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि टी हाफ बराबर क्या आएगा, टी हाफ बराबर आएगा 2.303 बटे में K1, यहाँ आएगा लोग, और मैंने कहा था ऊपर तो है A और यहाँ था A में से A-2 घटाओ, तो A में से आप A-2 घटाओगे तो कितना आएगा, A/2 ही तो आएगा। फिर ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इस A से ये A कट जाएगा। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आप क्या लिख दें, log 2 लिख दें, है ना। आप करना स्टेप वाइज, यहाँ log 2 आ जाएगा और log 2 का मान कितना होता है 0.3010, 0.3010 और 0.3010 का गुणा आप 2.303 से करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे K1। ये आपके अर्ध आयुकाल का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। आप इसको स्टेप वाइज करें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने आपको बस यहाँ जगह कम थी मेरे पास, तो मैंने जैसा आपको उचित लगा मैंने समझा दिया आपको बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए केवल तो बाकी आप पूरा आपकी कॉपी से ही याद करें। नेक्स्ट, जस्ट अभी हमने ऊपर प्रश्न सोल्व किया था वैसे ही यहाँ सोल्व करना है। वहाँ पर यहाँ इस जगह पर कितना था 99.9 था, और यहाँ पर तो वहाँ पर भी अर्ध आयु ही था और दुगुना, वहाँ यहाँ इस जगह पर 10 था। उसमें और इस वाले का अंतर है, उसमें यहाँ पर 99.9 था और यहाँ पर अर्धायु ही था और यहाँ पर 10 गुना था। बस वो थोड़ा सा चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है बच्चों, इस प्रकार से करना है आपको चेंजेस कि एक तरफ आप लिखेंगे T75, एक तरफ लिखेंगे T75, एक तरफ लिखेंगे T50। T75 में प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 है, यहाँ पर भी कितनी है प्रारंभिक सांद्रता 100 है। फिर आपको A-x का मान लिखना है। A-x का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता 100 में से कितनी पूरी हो गई 75 पूरी हो गई, 100 में से 75 घटा दो कितनी बची 25, तो A-x का मतलब कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ पर A-x का मतलब है 100 में से कितनी पूरी हो गई 50, तो कितना आएगा 50 आएगा। बस इतना काम करने के बाद जस्ट अभी कुछ देर पहले इस वाले के बटे में इसका मान लिखेंगे, मतलब T75 में T50 का भाग देंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में T75 में T50 का भाग देंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है 2.303 बटे में K log, और अभी मैंने कहा A/A-x, तो A का मान कितना है 100 और A-x 75 वाले के लिए A-x का मान कितना है 25 बटे में 50 की बात करेंगे। इसके लिए 2.303 बटे में K, ये ऊपर वाला मान, ऊपर वाले जो मान है वो T75 के लिए, नीचे वाला मान T50 के लिए। फिर 2.303 बटे K log, A का मान 100 है बटे में A-x का मान बताया था 50 है। आप देखें ये इस वाले वैल्यू से 2.303 वाले से 2.303 वैल्यू कट जाएगी। इस 25 का भाग 100 में देंगे, 25 चौक 100, 50 का भाग देंगे कितना आएगा 2। ऊपर log 4 है नीचे log 2 है। log 4 का मान 0.6020 होता है। मैं देख लो सवाल को, आप मैं दोबारा कर रहा हूँ, देखें पीछे है ना। T75 बटे T50, log 4 का मान 0.6020 होता है। नीचे log 2 था, log 2 का मान 0.3010 होता है। आप इसे काटेंगे कितना आएगा 2 ही तो आएगा बच्चों, और इस T50 को उधर भेज देंगे आप। सिद्ध हो गया कि 75% पूरी होने में लगा समय अर्ध आयु का दुगुना होता है। सिद्ध कर देना बच्चों इस प्रकार से। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, बेकेलाइट के विरचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड का नाम। बच्चों बेकेलाइट के विरचन में फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, HCHO का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फिर ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम। ग्लूटेरिक अम्ल बच्चों ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी एक ओम्स गैप, मैंने आपको डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए ट्रिक सिखाई थी ओम्स गैप। O मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, M मतलब मेलोनिक अम्ल, S मतलब सक्सेनिक अम्ल, G मतलब ग्लूटेरिक अम्ल। आया बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल 2 कार्बन का, मेलोनिक अम्ल 3 कार्बन का, सक्सेनिक 4 कार्बन का, ग्लूटेरिक 5 कार्बन का, एडिपिक 6 कार्बन का और पिवेलिक
पीमेरिक 7 कार्बन का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है उसने, ये वाला पूछा है ग्लूटेरिक अम्ल, जो तो कितने का होता है, 5 कार्बन का होता है। इसमें CH2 3 बार होते हैं, CH2 3 बार होते हैं और दोनों सिरे पर COH होता है, मतलब कुल मिला के 5 कार्बन है। इसका नाम आएगा आपका पेंटेन 15 डाइओइक अम्ल, पेंटेन 15 डाइओइक अम्ल। आप केवल पेंटेन डाइओइक अम्ल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 6 है इसका, रोज़नमुंड अपचयन। सिंपल से भी है बच्चों, आपको बेंजोइल क्लोराइड ले लें, आप बेंजोइल क्लोराइड ले लें। अच्छा, आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ में आप CH3COCl एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनकी क्रिया, इनका अपचयन करें या आप हाइड्रोजनीकरण करें, इसका हाइड्रोजनीकरण आप किससे करें, PD/BaSO4 की उपस्थिति में करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने बेंजोइल क्लोराइड का प्रयोग किया है तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। लेकिन आपने CH3COCl से किया है, इसका हाइड्रोजनीकरण कर दो या अपचयन कर दो, तो आपको CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई भी एक अभिक्रिया करनी है, आप CH3COCl की करेंगे तो एसिटेल्डिहाइड बनेगा, साथ में HCl बनेगा। आप बेंजोइल क्लोराइड करेंगे, अपचयन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। कोई भी एक अभिक्रिया करनी है आपको तो, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न नंबर 18वें का अथवा वाले से पहले वाला हो गया। अभी अथवा वाले के बाद वाला, खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में प्रयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम। एसिटिक अम्ल बच्चों, सिरका किसको बोलते हैं अपन, एसिटिक अम्ल को तो बोलते हैं CH3COOH। नाम लिखना है आपको, सूत्र लिखना, नाम लिखना है आपको, नाम लिखना है एसिटिक अम्ल लिखना है या एथेनोइक अम्ल लिखना है। नेक्स्ट, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो आप, क्या आया, एटीपिक अम्ल का यूपीसी नाम। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ओम्स गैप, तो उसमें वो ग्लूटेरिक अम्ल 5 कार्बन का था और एडीपिक अम्ल 6 कार्बन का हो गया। हेक्सेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल लिखते हैं या केवल हेक्सेन डाइओइक अम्ल लिखते चलेगा बच्चों। नेक्स्ट है हेल-फोलार्ड ज़ेलिंस्की अभिक्रिया बच्चों, HVZ अभिक्रिया है, HVZ अभिक्रिया है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या होता है HVZ अभिक्रिया में, जब आप एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH की क्रिया हेलोजन से करते हैं, Cl2 से करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं बच्चों, जल की उपस्थिति लेते हैं, इन सब की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया हेलोजन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं, तो आपको अल्फ़ा हेलो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। मतलब जो COOH का है, COOH के पास वाला कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, उस अल्फ़ा कार्बन से एक H निकल जाएगा और वहाँ पर Cl आ जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल या 2-क्लोरो एथेनोइक अम्ल। ये आपकी HVZ अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। और ये आपका पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ जो प्रश्न बड़े थे उसको मैंने शॉर्ट करने का प्रयास किया है, जब आप उसे करें तो आप उसको पूरा ही करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।